हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड. टुडे वी डिस्कस अबाउट the phase of the life cycle. In previous video we discussed about the two phases only, juvenile phase and the reproductive phase. But today discuss about the last phase, it means senescence phase. Senescence phase is the started when the reproductive phase is over. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमने 3 फेजेस को देखा था. जुवेनाइल फेज देखा था, ठीक है. उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव फेज को देखा था, बहुत सारी प्रोसेस देख भी थी, उसमें देखा था. जो थर्ड मेरा है, लास्ट फेज है, वो है सनसेंट फेज, जिसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से भी जान रहे हैं. तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज क्यों कहा गया? बिकॉज इट द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल. इसे एजिंग फेज भी कह सकते हैं आप, ठीक है. पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हो, एजिंग फेज भी कह सकते हो. क्यों ऐसा बोला जा रहा है? बिकॉज इट स्टार्ट व्हेन द रिप्रोडक्टिव फेज इज द ओवर, बिकम ओवर. जब ओवर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाते हैं, तो देन स्टार्ट द सेनेसेंट फेज. तब सेनेसेंट फेज स्टार्ट होते हैं. इसको हम एजिंग फेज कहते हैं. एट टिल डेथ, तो ये डेथ हो जाती है. तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो होती है वो 3 फेज में डिवाइड होती है. लाइफ प्रोसेस डिवाइडेड इन 3 पार्ट. द फर्स्ट इज द जुवेनाइल फेज, वेरी गुड. सेकंड इज द reproductive phase and third is the senescent phase. So juvenile phase is known as the pre-reproductive phase and reproductive phase, and third is the post-reproductive phase. So we can say that the senescent phase is the last phase of the life cycle and started when the reproductive phase is over. जब reproductive phase over हो जाते हैं, then start the senescent phase. It means aging phase, ठीक है. And it last become to the डेथ, और उसके बाद क्या होता है? डेथ हो जाती है. तो एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. तो ये रहा सनसेंट फेज. हम लोगों ने 3 फेज को कवर किया लाइफ साइकिल में. बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हमने देखा था कि जुवेनाइल फेज क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखा था. फिर रिप्रोडक्टिव फेज में देखे थे हम क्या होता है, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, सारी चीज़ें हमने देखा था. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमें अब उस पर थोड़ा फोकस करना है. पहले जो मैं बता दूं आपको जरा सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या एडवांटेज क्या है. इट मीन्स कंटिन्यूस वेरिएशन. जो भी हम लोग की बॉडी में वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशन क्यों आते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. तो ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर द वेरिएशन इन द ओरिजिन. द ओरिजिन जो होती है वेरिएशन की, वो उसका एकमात्र रीजन है, वो क्या? क्रॉसिंग ओवर. में भी हो सकता है क्या? हार्मोन्स हो सकते हैं, फिर जीन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन में चेंजेस के लिए. और जीन में कोई भी चेंजिंग हुई दैट उसमें कोई ना कोई वेरिएशन आते हैं. तो वेरिएशन इज 2 टाइप. एक तो होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन. तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कब होंगे? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कंटिन्यूस वेरिएशन. तो कंटिन्यूस वेरिएशन क्या होते हैं? जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं प्रोजनी में. तो उसका एकमात्र रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन का जो रीजन है वो किसकी वजह से हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है. अगर हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की बात करें अगर, तो वो उसका रीजन क्या है? बिकॉज द म्यूटेशन. म्यूटेशन क्यों हुआ? बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. रेडिएशन. तो रेडिएशन, क्रॉसिंग ओवर, अचानक सडनली अगर कोई चेंजिंग आती है बॉडी में, दैट इज द डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. तो ये लगातार नहीं होते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, कभी कभार सडनली हो जाते हैं, दैट इज द डिसकंटिन्यूस. और जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो कॉन्टिन्यूस होता है प्रोजेनी में कोई ना कुछ चेंजेस होते हैं. तो उसके लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन रहा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आर यू क्लियर ना? वेरी गुड. नाउ हम देखिए, अगर इस पर थोड़े से फोकस करें कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कितने इवेंट में इसको प्रोसेस में या कितने पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. जो पहला इवेंट है उसको हमने कहा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो बिल्कुल ये सही है, और हम इस बात को कह सकते हैं कि इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो नाउ हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या उसमें दे रखा हुआ है. हम एनसीईआरटी बुक का भी हेल्प लेंगे, ठीक है.
कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा हुआ है, उनको हर एक एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम देखेंगे कि कोई चीज़ ना मिस हो जाए कि एनसीईआरटी में दिया हुआ और हमने मिस कर दिया। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री मीन पहले, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैव द टू different events. The first, the gametogenesis, and second, the gamete transfer. Both words are very simple. Gametogenesis. Gametogenesis means the process to form the gametes. Gametes के बनने के प्रोसेस को हम gametogenesis कह रहे हैं। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, गैमीट बनने की प्रोसेसिंग होती है, गैमीट्स बनते हैं। और गैमीट में डिवीजन कौन से होते हैं, विच टाइप ऑफ डिवीजन फाउंड इन द गैमीट फॉर्मेशन, इसी पिछली क्लास में बताया था। यस, प्लीज टेल मी। यस, मियोसिस, वेरी गुड। तो मियोसिस डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस डिवीजन होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के हमने दो पार्ट किए, फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड द गैमीट ट्रांसफर। तो पहली चीज तो गैमीट जेनेसिस होगी, यानी गैमीट बनेंगे। ठीक है, वो कहाँ पे बनेंगे आपको पता भी होगा, पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, कहाँ पे बनेंगे ये गैमीट्स, गैमीट फॉर्म इन द टेस्टिस एंड ओवरी, the both reproductive organs, the one is the male reproductive organs and one is the female reproductive organs. So male reproductive organs is responsible for the gamete formation and male gamete is known as the sperm and female gamete is the ova. ठीक है, तो both gametes, male gamete and female gamete, form the reproductive organs and this process to form the gametes which is known as the gametogenesis. Okay, अब gametogenesis और हम डीप में जाएं तो when process of the sperm formation which is known as spermatogenesis बोलेंगे, and the for process of the ova formation of the ova which is known as the oogenesis. ठीक है, तो आप इसको और डेप्थ में जाएंगे तो इस गैमेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द sperm is formed. ठीक है, and oogenesis is a process by which ova is the form. Okay, when the sperm and ova is the form already mature, then second event is the gamete transfer. तो गैमीट का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो बिल्कुल दो इवेंट हो रहे हैं किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। दो हम इवेंट को डिवाइड कर दिया, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर में डिवाइड किया। ठीक है, अब गैमीट ट्रांसफर की बात आ रही है अगर, तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में ये होगा कि अगर गैमीट की हम बात कर रहे हैं, स्पर्म से ओवा की बात कर रहे हैं, तो जरा हमको ये बस ये क्वेश्चन का जवाब दे दो कि गैमीट ट्रांसफर कौन से होते हैं, मेल गैमीट ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमीट ट्रांसफर होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें, तो गैमीट कौन सा ट्रांसफर होगा, स्पर्म, मेल गैमीट ट्रांसफर होते हैं, फीमेल गैमीट ट्रांसफर नहीं होते हैं। ओके, तो फीमेल गैमेट ऑलरेडी उसकी बॉडी में ही रहता है, तो मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, या फिर प्लांट्स की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें, या फिर टाइडोफाइट की बात करें, तो मीडियम चाहिए। ब्रायोफाइट को हम बोलते हैं ना एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहने का मतलब क्या है, बिकॉज इट्स नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो वाटर की नीड्स होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि वाटर वहाँ पे मीडियम्स है। ठीक है, जो भी ये ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं वो इवॉल्व हुए, धीरे धीरे इवॉल्वेशन हुआ, लेकिन अभी भी उनको वाटर की नीड है। जैसे पहली बार देखें अगर फ्रॉग इज द मेंबर ऑफ द एम्फीबिया। ठीक है, तो वाटर से निकल के वो टेरेस्ट्रियल पे आया, लेकिन उसे रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, तो फिर क्या हुआ, वाटर में चला गया। यानी कि वाटर वहां पे क्या है, नीड है। ठीक है, तो वाटर इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट या वेरी एसेंशियल पोर्शन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट ट्रांसफर इन द एम्फीबियन एंड द ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा मेंबर्स। ओके, तो गैमीट ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम की बात करें अगर, तो वो मीडियम एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कैसे होगा, तो पॉलन ग्रेन इज लाइक अ मेल गैमेट। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलन ग्रेन्स का, ये डिप्लॉयड होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं, और ये कैसे ट्रांसफर होते हैं। सारी चीज़ों को हम बेसिक चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, उसको हम थॉरोली देखेंगे, गैमेट जो पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफर कैसे होता है।
फिलहाल यहाँ पे हम गैमेट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो गैमेट ट्रांसफर के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। वो मीडियम हो सकता है वाटर हो, एयर हो, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं गैमेट, यहाँ पे हम केवल एनिमल से ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन से ही नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट्स को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन मींस मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और वो मीडियम क्या चाहिए, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इनके ट्रांसफर करने में मीडियम होगा गैमेट के, वो एबायोटिक और बायोटिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, जितने भी हैं इस भी वाटर और एयर जो होंगे वो एबायोटिक में आएंगे, जबकि जो इंसेक्ट होंगे, बटरफ्लाई होगी, ठीक है, बी होगी, ये सभी जो होंगे बायोटिक में आएंगे। तो गैमेट ट्रांसफर तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कभी देखा है क्या कि ओवा अपनी बॉडी से मूव करके बाहर जाती हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेल गैमेट ट्रांसफर करता है, तो मेल गैमेट और ट्रांसफर भी करता है, तो मेल गैमेट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद क्या कर ले, बिना फर्टिलाइजेशन के ही अपने आप को एक न्यू प्रोजेनी में डेवलप कर ले। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज सबसे बड़ी उसकी कमी क्या होती है मेल गैमेट्स में, ड्यू टू द लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत ही कम होती है साइटोप्लाज्म उसके पास, जिससे वो क्या हो सकता है कि खुद को अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ओवा कर सकता है, जैसे जो ओवा की बात करेगा तो ओवा एक सिंगल ओवा, ठीक है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही एक नए प्रोजेनी को डेवलप कर सकता है, लेकिन मेल नहीं कर सकता है, बिकॉज लैक ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बहुत ही लैक होती है स्पर्म्स के अंदर, ठीक है, तो वो चीज नहीं कर सकता। लेकिन अगर ओवा की बात करेंगे तो ओवा सिंगल ओवा विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नए प्रोजेनी को डेवलप कर सकता है। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी इसमें भी हम डिस्कस करते हैं, थोड़े से पॉइंट पे हम बात आएंगी आगे कि क्या होती है पार्थेनोजेनेसिस। तो आप ये दिमाग में रखो कि मेल गैमेट जो होगा वो सिंगल जो है इवॉल्व नहीं करेगा एक प्रोजेनी में, लेकिन एक ओवा जो होता है वो एक सिंगल ही विदाउट फर्टिलाइजेशन इवॉल्व हो सकता है। दिस प्रोसेस इज पार्थेनोजेनेसिस, उसको हम पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिर हमने बात किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो हमने बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होगी उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइड इन टू पार्ट, गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमीट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस में इट इज द प्रोसेस फॉर द गैमीट फॉर्मेशन, एंड गैमेटोजेनेसिस को हम टू पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। एक प्रोसेस ऐसी है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ओवा जो एग है, ठीक है, एग है या ओवा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द ओवोजेनेसिस। तो दो वर्ड हम इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओवोजेनेसिस। इसको हम दो पार्ट में और इंक्लूड करेंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस हो जाएंगे। गैमेट ट्रांसफर की बात की हमने कि गैमेट्स बन चुके हैं, ठीक है, मैच्योर हो चुके हैं। अब उसके ट्रांसफर की बात आएगी तो उसके अगर एक्वाटिक प्लांट्स हैं या फिर जिसके लिए वाटर एसेंशियल है तो वाटर के थ्रू होगा। जैसे मान लेते हैं कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग में क्या होता है कि जो फ्रॉग होगा उसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता। हम बात करते हैं, अभी आगे आएंगे तो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल गैमेट ट्रांसफर की बात हमने किया, तो इसके लिए बायोटिक और एबायोटिक जो मीडियम होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हमने एक सिनगैमी वर्ड दिया हुआ है। तो सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? हालांकि एनसीईआरटी बुक में दोनों को ही यूज किया है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे अगर तो फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी वर्ड यूज किया है। तो हम थोड़ा सा इसको और देखें, फोकस करें कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में डिफरेंस क्या होता है। तो वैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं कि एक ही चीज बोलते हैं कि व्हेन द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवा इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म्स एंड ओवा की फर्टिलाइजेशन को हम फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, बट फर्टिलाइजेशन जो होगा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सिनगैमी कंपेरिजन टू द फर्टिलाइजेशन बहुत ही एक छोटा एक कॉन्सेप्ट होता है सिनगैमी, बट हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो सिनगैमी वर्ड होता है एक फर्टिलाइजेशन के सिनोनिम्स के लिए हम यूज करते हैं, सिनोनिम्स वर्ड यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। और फ्यूजन कहने मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवा, उसको हम सिनगैमी कह रहे हैं, बट कैसे प्रोसेस हुआ उसका, ठीक है, स्पर्म बना, कैसे वो ट्रेवल किया, ठीक है, फिर फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, इन सारी चीजों की जो स्टडी होती है हम उसमें फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे एक सिनोनिम्स के तौर पे यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करें
तो फर्टिलाइजेशन में बेसिक चीज हम कह सकते हैं कि व्हेन द स्पर्म्स एंड ओवा फ्यूज टू ईच अदर, ठीक है, विच नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ये हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट विच नोन एज द फर्टिलाइजेशन, या सिनगैमी को हम यूज कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप, द फर्स्ट इज द external fertilization and internal fertilization. External fertilization, when the male and female gametes fuse together outside of the body, बॉडी के बाहर अगर फ्यूजन होगा स्पर्म्स और ओवा का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे मान लो हम फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग में क्या होता है कि कॉपुलेशन होता है, तो कॉपुलेशन दोनों करते हैं, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों कॉपुलेशन करते हैं। लेकिन कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है कि दोनों के जो गैमेट्स होते हैं बॉडी के अंदर जाके वो वाटर में विड्रॉ कर देते हैं। तो वाटर में विड्रॉ करते हैं, उनकी जो नंबर्स होती है एग की और स्पर्म्स की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए होती है कि यहाँ पे ये होता है ना कि मतलब बहुत सारे प्रेडेटर जो होते हैं, शिकारी होते हैं, उनके जाइगोट को हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए नेचर ने उनको काफ़ी एक एडवांस दिया रखा हुआ है कि उनके जो नंबर्स होंगे स्पर्म्स के और ओवा के वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर देखें, अगर जो ह्यूमन इवॉल्व हुआ धीरे करते करते, नेचर की जो लैब में जो इवोल्यूशन चल रहा था, तो जब ह्यूमन के नंबर आया तो देखा नेचर की सारे ओवा जो है नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, स्पर्म्स के नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक को हमें थोड़ा डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो है कि प्रेडेटर है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब ह्यूमंस की बारी आई नेचर के लैब में, तो नेचर ने क्या किया, इवॉल्व किया, और ठीक है, और जो ओवा थे उनके नंबर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कि जहाँ पे बहुत सारे नंबर, ह्यूज नंबर ऑफ द ओवा हो रहे थे, उसमें क्या कर दिया, रिड्यूस करके एक ओवा पे कंसिडर कर दिया। तो एक ओवा पे कर दिया, जिससे एनर्जी का जो होगा वो सेव भी होगी, और एक तरह से क्या होगा, फ्यूजन। लेकिन स्पर्म्स के नंबर क्या कर दिए, बढ़ा दिए, क्योंकि वहां पे क्या था कि सर्वाइवल टू फिटेस्ट, एक लंबी मैराथन दौड़ होती है जिसमें क्या होता है, स्पर्म जो बहुत ही फिटेस्ट होता है। अब ये दिमाग में आ सकता है कि एक ही स्पर्म्स क्यों ना हो, क्या जरूरत थी इतने बनाने की, जरूरत है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्पर्म ज़्यादा हैं, और सबकी मोटिबिलिटी जो होती है कि उतनी फास्ट नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारे क्या होता है, नेग्लेजिबल होते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि एक सर्वाइवल टू फिटेस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चाहिए, जो स्पर्म जो फ्यूज करे। तो सभी जो ग्रुप होते हैं स्पर्म्स के, उसमें से कोई जो सर्वाइवल सबसे अच्छी जो होती है कंडीशन जिसकी, वो उसको जाके फ्यूज करता है, ठीक है। अगर हम एक ही स्पर्म देते तो शायद वो फ्यूज ही ना करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही ना हो। तो इस प्रोसेस को देखते हुए नेचर ने क्या किया, स्पर्म्स के नंबर को इंक्रीज कर दिया, ओवा के नंबर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। दूसरी केस क्या है कि जो फीमेल ह्यूमंस बॉडी है उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि पेरेंटल केयरिंग बढ़ गई, लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं उसमें पेरेंटल केयरिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनकी नंबर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो व्हेन हमने बात किया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, व्हेन द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स इज फ्यूज टुगेदर आउटसाइड द बॉडी। जब बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, एंड व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड ऑफ द बॉडी देन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि स्पर्म से ओवा का फ्यूजन जो हो रहा है वो बॉडी के अगर अंदर हो रहा है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ओके। थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने बात किया था एजेंट्स की, गैमेट ट्रांसफर की बात किया था। अगर प्लांट्स में थोड़ा सा हमने देखा और उसको डीप में देखें तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा विच नोन एज द पॉलिनेशन। वी नो वेरी वेल व्हाट इज द पॉलिनेशन एंड टाइप्स, और हमें और डीपली हमें देखेंगे सेकंड चैप्टर में कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है पॉलिनेशन। तो फिलहाल अभी आप में बस दिमाग में रखिए कि पॉलिनेशन होता क्या है। The pollination is the process by which the pollen grain at male gamete will transfer from the anther to the stigma, a same plant and the different, ठीक है। तो सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, सेम फ्लावर पे, और फिर डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एजेंट का काम करते हैं, वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हमने कहा कि गैमेट जो ट्रांसफर होंगे वो दो तरीके से हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास कुछ दे रखा हुआ है। अगर बाई एयर हो रहा है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर तो हमने क्या नाम रखा, एमिनोफिली।
एनीमोफिली, ठीक है, हमने नाम दे रखा व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन बाय द एयर, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होगा बाय एयर होगा, दैट इज नोन एज द एनीमोफिली। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे जो पूछे जाते हैं। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट विद द हेल्प ऑफ द वाटर विच इज नोन एज द हाइड्रोफिली, ठीक है, एंड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट बाय द इंसेक्ट विच नोन एज द entomophily, and when the transfer of gamete from the by the bat which is known as chiropterophilia, and by birds तो ornithophilia। ये कुछ कॉमन नेम है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको आप अपनी कॉपी में पेन से इसको आप नोट कर लें, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैव द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, एंड एम्ब्रियोजेंस और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो इन तीनों चीजों को हम देखेंगे बहुत ही डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तो तक पढ़ते रहिए, बाय।